हेलो, आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मृदा खनिज चट्टानों के अपक्षय वाले लेसन में अगला टॉपिक मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मृदा का निर्माण होता है वो एक संश्लेषणात्मक और विघटनकारी प्रक्रिया होती है। इसमें जो मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के किससे होता है? अपक्षय से। तो चट्टानें टूटेंगी तो उनके चट्टानों के अपक्षय अपघटन से मृदा का निर्माण होता है। वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवर्ती व वितरण मृदा के निर्माण पर सीधा असर डालते हैं। चट्टानों व खनिजों के अपक्षय के फलस्वरूप जो मृदा में मूल पदार्थों का निर्माण होता है। चट्टानों या खनिज इन दोनों का अपघटन होगा तो मृदा के क्या बनेंगे? मूल पदार्थ बनेंगे। अब देखिए, हम मृदा विज्ञान का जनक तो एक वैज्ञानिक हुए हैं वी डोकुचेव, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? मृदा विज्ञान के जनक कहते हैं। इन्होंने बताया है कि मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ, जलवायु व जीवमंडल, ये तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। ये तीन चीज़ें मृदा के निर्माण को प्रभावित करती है कि कौन से प्रकार की मृदा बनेगी। ये बताया है वी डोकुचेव नामक वैज्ञानिक है, जिन्हें अपन मृदा विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। इन्होंने इन तीन चीज़ों को मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं। ये वैज्ञानिक हुए हैं जेनी। इन्होंने जो मृदा के निर्माण व कारकों के मध्य एक संबंध दिया है और सूत्र के माध्यम से समझाया है कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इनका सूत्र है S बराबर FCl/BrPt। अब यहाँ पे S क्या है? तो S से मतलब है सॉइल या मृदा। F का मतलब है कारक, फैक्टर। Cl है क्लाइमेट, जलवायु। B से मतलब है वायुमंडल या जीवमंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। R से मतलब है स्थलाकृति, रूफ। P से मतलब है पैतृक पदार्थ, पेरेंटियल ऑब्जेक्ट। T से मतलब है समय, टाइम। तो ये सारे ही कारक है। ये क्लाइमेट है, जीवमंडल है, स्थलाकृति है, पैतृक पदार्थ और समय है। ये सभी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ये 5 कारक होते हैं जो क्या करेंगे? मृदा के निर्माण को प्रभावित करेंगे। ये तो किसने बताया है? जेनी ने कितने कारक बताए हैं? 5 कारक बताए हैं। और एक और वैज्ञानिक हुए हैं जोफे नामक, और जोफे ने इन 5 कारकों को 2 मुख्य भागों में व्यक्त कर दिया। जोफे ने कहा है कि जो मृदा का निर्माण है 2 भागों से मिलकर बना, 2 भागों में बांटा है उनको, सक्रिय कारक और दूसरा है निष्क्रिय कारक। जो जेनी ने ये 5 कारक दिए हैं, इन्हीं को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, केवल सक्रिय और निष्क्रिय में। तो हम इनकी परिभाषा देखेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए, सक्रिय कारक, ये सक्रिय का अर्थ होता है जो ऊर्जा प्रदान करते हो, एक्टिव होते हो। तो ये कारक क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं।
कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, उसी के द्वारा इन मृदा का निर्माण करेंगे। जैसे जलवायु व जीवमंडल होते हैं वो इस सक्रिय कारक के अंदर आते हैं। निष्क्रिय कारक होते हैं, ये मृदा निर्माण का कार्य द्रव्यमान के स्रोत व उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो द्रव्यमान है उसका स्रोत है, कोई भी स्रोत हो, या फिर उसको द्रव्यमान को कैसे प्रभावित करते हैं, वो जो दशाएं होती हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? निष्क्रिय कारक करेंगे। और निष्क्रिय कारक के उदाहरण है स्थलाकृति और पैतृक पदार्थ व समय। तो हम देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला तो है सक्रिय कारक और दूसरा है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक के अंदर आते हैं जलवायु और जीवमंडल, जबकि निष्क्रिय कारक के अंतर आते हैं स्थलाकृति, कृति, पैतृक पदार्थ और समय, ये आते हैं निष्क्रिय कारक के अंतर्गत। तो ये मृदा निर्माण के कारकों को दो भागों में बांटा गया। अब आइए देखें हम इन पांचों कारकों को एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु वाला कारक। होता है वहाँ की जलवायु। जलवायु के प्रमुख तत्व होते हैं वर्षा व तापक्रम। अब देखिए जल की मात्रा होती है वो अपर्दन व अंतःस्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। अंतःस्रवण के द्वारा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो निश्चालन की प्रक्रिया होगी और एक होगी निक्षेपण की प्रक्रिया। और इन निश्चालन और निक्षेपण की प्रक्रिया से ही किसका निर्माण होगा? संस्तरों का निर्माण होता है। बात करें शुष्क व आर्द्र क्षेत्र, उप आर्द्र क्षेत्र की, तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन की, जो मृदा में वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं, ये दोनों ही प्रक्रियाएं क्या होती है? कम मात्रा में पाई जाती है शुष्क क्षेत्रों में। तो जिसके फलस्वरूप खनिजों का अपक्षय भी होता है। मृदा में देखिए, मृदा में घुलनशील पदार्थ सीमित वर्षा के कारण बाहर नहीं आ पाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व घुले होते हैं, कम वर्षा होगी तो वो मिट्टी से बाहर नहीं आ पाएंगे, और मिट्टी से बाहर नहीं आ पाएंगे तो जो मिट्टी है वो पोषक तत्वों से क्या हो जाएगी? परिपूर्ण होती है। परंतु न्यून आर्द्रता की दशा में जैविक अंश क्या पाया जाएगा? कम पाया जाता है, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में जैविक अंश की क्या होती है? अधिकता होती है। आर्द्र क्षेत्रों में मृदा में अपक्षय की प्रक्रिया व पौधों की वृद्धि के लिए जल की उपलब्धता होती है, क्योंकि वो कैसा क्षेत्र है? आर्द्र क्षेत्र है। तो आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता व अपक्षय में वृद्धि के से मृत्तिका का निर्माण होता है। तो आर्द्र क्षेत्रों में कौन से प्रकार की मृदा का निर्माण होगा? मृत्तिका प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। तो ये तो था वर्षा वाला टॉपिक। अब है तापक्रम का, इसी में जलवायु में। तो मृदा निर्माण होता है वो तापक्रम से अत्यधिक प्रभावित होता है। तापक्रम होता है, तापक्रम से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। चट्टानों व खनिजों के आयतन के प्रसार व संकुचन भी तापक्रम से प्रभावित होता है, क्योंकि ज़्यादा तापक्रम होगा तो चट्टानों में क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ने लग जाएगा, और कम तापक्रम होगा तो चट्टानों का आयतन क्या हो जाता है? घटने लग जाता है, थोड़ी सी संकुचित हो जाती है, जो कि अपने को आंखों से दिखाई नहीं देती है। तापक्रम में देखिए प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। मृदा तापक्रम वृद्धि से अपक्षय में भी वृद्धि होती है, और मृदा में क्ले की मात्रा होती है वो भी प्रभावित होती है।
शीत प्रदेशों में औसत वार्षिक तापक्रम में वृद्धि से जीवांश पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ है वो क्या मिलने लग जाएगा, कम मिलने लग जाएगा। शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में आर्द्रता में कमी के कारण जो मृदा होती है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट व क्लोराइड होते हैं। ये मिट्टी के अंदर क्या होने लग जाते हैं, एकत्रित होने लग जाते हैं। ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी विकसित होती है वो कौन से प्रकार की विकसित होगी, क्षारीय प्रकार की मिट्टी विकसित हो जाती है। इसके विपरीत आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं जिनमें की पर्याप्त नमी होती है वहाँ पर अपक्षय व निक्षालन के कारण, इन पदार्थों के अपक्षय व निक्षालन के कारण जो एल्यूमिनियम व लोहा होता है वो मृदा की सतह पर इकट्ठा होने लग जाता है, जबकि कैल्शियम होता है वो क्या होने लग जाता है, निक्षालित होने लग जाता है। और इस कारण से कौन सी प्रकार की मृदा बनती है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। तो शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में तो कौन सी मृदा बनेगी, शुष्क क्षेत्रों में तो क्षारीय मृदा और आर्द्र प्रदेशों में कौन से प्रकार की मृदा मिलेगी, अम्लीय प्रकार की मृदाएं मिलेंगी। ये जो अम्लीय मृदाएं होती है ये कम उपजाऊ होती है एवं ऐसी मृदाओं में फास्फोरस व पोटाश की क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाती है। तापक्रम के उच्च होने के कारण फलस्वरूप कार्बनिक विघटनीय तत्व होते हैं वो भी मृदा जीवाश्म क्या होते हैं, कम होते हैं। शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये तो था जलवायु वाला टॉपिक। अगला है जैवमंडल या वायु। तो देखिए जीवमंडल या वायु पर जो मृदा निर्माण में पौधे व जंतुओं की क्रिया, जैविक अवशेष व अपशिष्ट महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की जड़ें होती है वो चट्टानों, खनिजों पर यांत्रिक क्रिया कर अनेक अम्लीय पदार्थ व CO2 उत्पन्न करती है, जो कि अपक्षयी क्रिया में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में विकसित मृदाओं में कई संस्तर पाए जाते हैं। इन मृदाओं की ऊपरी सतह होती है, जो वन क्षेत्र की जो मृदा होती है इनकी ऊपरी सतह होती है वो निक्षालित हो जाती है तथा सतह पर जीवाश्म पदार्थ व घास वाली वनस्पतियों से विकसित मृदाओं की अपेक्षा कम अपघटित दशाएं पाई जाती है। मतलब वन क्षेत्र होती है उनकी मृदाएं कम अपघटित होती है घास वाली मृदा से। सूक्ष्म जीव जीवाश्म पदार्थ का अपघटन धीरे धीरे करते हैं जिससे अम्ल निर्मित होते हैं। ये अम्ल जल की अपेक्षा खनिजों को तीव्र रूप से घोलते हैं। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज तथा कार्बन पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल को स्थिरीकरण करने वाले नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत व विनाइट्रीकृत होती है। सल्फर का ऑक्सीकरण तथा फॉस्फेट युक्त एपेटाइट का विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। मृदा को खोदने वाले प्राणी जैसे केंचुए होते हैं, चींटियाँ होती हैं, चूहे, दीमक आदि मृदा को खोदकर बिल्कुल बारीक बना देते हैं, जो कि एक संस्तर से दूसरे संस्तर में मिलाने का कार्य करते हैं। ये सभी जीव होते हैं। मृदा निर्माण में मनुष्य भी एक कारक है जो कि चट्टानों को विघटित करके चूर्ण बना देता है। इस प्रकार मृदा के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये तो था जीवमंडल। अगला होता है पैतृक पदार्थ। तो अगला हम पढ़ेंगे पैतृक पदार्थ या पेरेंटल मैटर। तो देखिए पैतृक पदार्थ या पेरेंटल मटेरियल ये चट्टान की प्रकृति, मृदा निर्माण, उनके कण, क्ले की मात्रा, प्रकृति, पोषक तत्व, सरंध्र, रंग आदि को प्रभावित करते हैं। जो बनी हुई मृदा होती है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि पैतृक पदार्थ किस प्रकार का है। जैसे कि बालू पत्थर है तो इससे बलुई मृदा प्राप्त होगी, जबकि बेसाल्ट व चूना पत्थर का मिक्सचर होता है इससे मृत्तिका पदार्थ पैदा होते हैं। ग्रेनाइट होता है उसका अपक्षय बहुत कम या मंदगति से होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बहुत कम होती है। ग्रेनाइट से जो मृदा बनती है वो कैसी होती है, बलुई होती है। जबकि चूना पत्थर से बनी मृदाएं होती हैं, उस दोमट मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ अच्छी मृदा
होती है। पैतृक पदार्थ निष्क्रिय होने के कारण एक ही मृदा का निर्माण करते हैं। विभिन्न स्थलों की जलवायु के परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। हल्के या बालू पत्थर से विकसित मृदा होती है वो भारी पैतृक पदार्थ पर विकसित मृदा की बजाय गहरी होगी। जो हल्के रंग की है वो मृदा के रंग में पैतृक पदार्थों के संबंध होते हैं। तो ये था पैतृक पदार्थ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन स्थलोग्राफी। स्थलाकृति देखिए रिलीफ बोलते थे। पृथ्वी की अनियमित सतह को ही क्या कहते हैं? स्थलाकृति कहते हैं। जो स्थलाकृति होती है ये एक निष्क्रिय कारक है जो जल व तापमान के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ये मृदा के निर्माण को कैसे करेगा? जल व तापमान के प्रभाव से प्रभावित करता है। पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कि एकदम ढलान वाले क्षेत्र होते हैं। इनमें जल क्या होता है? तीव्रता से बहता है। तीव्रता से बहने के कारण मृदा कम विकसित होती है और कम गहरी होती है। पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कम विकसित व कम गहरी होगी। जबकि समतल में जहाँ की जल का प्रवाह धीरे धीरे होता है तो मृदा के अंदर ये धीरे धीरे करके रिश्ता है जिसके परिणाम स्वरूप मृदा गहरायुक्त होती है। तो समतल स्थानों की मृदा कैसी होगी? गहरायुक्त होगी। स्थलाकृति दशाएं होती हैं। ये मूलतः क्या करती है? क्षरण को नियंत्रित करती है। क्षरण जितना अधिक होता है मृदा उतनी ही कम क्या होती है? गहरी होती है। मृदा का विकास भी उतना ही कम होता है। अधिक गहराई वाली मृदा परिच्छेदिका में पौधों की वनस्पतिक वृद्धि क्या होती है? अच्छी होती है। जीवाश्म पदार्थों की मात्रा भी क्या होती है? अच्छी होती है, अधिक होती है। ऐसी मृदाएं निरंतर नम बनी रहती है। इस कारण से इन क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक पाई जाती है। लेकिन मृदा में जीवाश्म पदार्थों का मंद गति से विच्छेदन होने के कारण वनस्पतिक पदार्थों की क्या होने लग जाते हैं? इसमें एकत्रित होते लग जाते हैं। यदि वर्ष में कई महीनों तक क्षेत्र आर्द्र बना रहता है तो यहाँ पर पीट व मक मृदाओं का निर्माण हो जाता है। पीट मृदा में जीवाश्म पदार्थ क्या होते हैं? आंशिक विघटन होने के कारण आसानी से पहचान सकते हैं। तो पीट मृदा होती है उसमें क्या होगा? जीवाश्म पदार्थों का आंशिक विघटन होगा। जीवाश्म पदार्थ आंशिक विघटन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये पीट मृदा की पहचान है कि इसमें जो जीवाश्म पदार्थ है उसका आंशिक विघटन होता है जिसके कारण उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। जबकि मक मृदा होती है उसमें जीवाश्म पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। मक मृदा में जीवाश्म पदार्थ पूर्णतः विघटित हो जाता है। पौधों के अवशेषों को आसानी से नहीं पहचान सकते, मतलब बिल्कुल विघटन हो जाएगा। पौधों की जो अवशेष है उनको आसानी से नहीं पहचान सकते। अगर ऐसी ही मृदा यदि इस मृदा के आसपास निचले स्थानों पर लवणों का संग्रहण हो जाए तो इस प्रकार की मृदा को हम क्या बोलेंगे? लवणीय मृदा। तो ये स्थलाकृति है जो कि मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाला एक भाग था। अगला भाग है समय या टाइम। तो देखिए समय जो होता है वो मृदा को प्रभावित करने वाला एक निष्क्रिय कारक है। पूर्ण विकसित मृदा में परिच्छेदिकाओं का निर्माण होता है जिससे कि मृदा निर्माण के विभिन्न कारक जो ये बनते हैं ये लंबे समय तक किए जाने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। जो एक पूर्ण परिच्छेदिका बनती है उसको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। अवक्षित मृदा धीरे धीरे समय के साथ क्या होने लग जाती है?
बिल्कुल पूर्ण होने लग जाती है, पूर्ण विकसित होने लग जाती है। मृदा परिच्छेदिका के संस्तरों को विकसित होने में समय लगता है। संस्तरों का विकास समय के साथ साथ जलवायु, पैतृक पदार्थों की प्रकृति, जीवमंडल व स्थलाकृति से प्रभावित होते हैं। उष्ण व आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल व जीवाश्म पदार्थों की अधिकता के कारण संस्तरों का विकास होता है, वो क्या होता है, तेजी से होता है। किसमें, कौन से क्षेत्रों में, उष्ण व आर्द्र क्षेत्रों में संस्तरों का विकास क्या होगा, तेजी से होगा। अनुकूल दशाओं के अंतर्गत एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका को विकसित होने में कितना समय लगता है, 200 वर्ष। जबकि पूरी दशाएं क्या हो, अनुकूल हो, तब जाकर के कितना वर्ष लगेगा, 200 वर्ष लगेंगे। अगर अनुकूल दशाएं नहीं हो, कम अनुकूल हो, तो एक पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिका को बनने में 1000 से भी अधिक समय लग जाता है। समतल, अपरदन रहित, अधिक वर्षा वाले, सरलता से अपक्षित पेय पदार्थों की उपस्थिति में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में समय के साथ साथ मृदा निर्माण तीव्र गति से होता है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाली मृदाओं में। तो ये था मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये देखिए हमारा जो चैप्टर था मृदा, खनिज और चट्टानों का अपक्षय, वो पूरा हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।